पंजाब से प्लेयर्स आते हैं जो इंडिया खेलते हैं, जो आईपीएल खेलते हैं। अदर स्टेट्स आर आल्सो देयर सर। आपको क्या लगता है कि ये स्किल वाइज इशू है कि हमारी स्टेट के लोग नहीं पहुंच पाते हैं उस लेवल तक? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है खेल के लिए? दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई टाइम ऐसा भी था जब यहाँ की टीम्स, रणजी टीम्स, एक औपचारिकता के लिए पार्टिसिपेट करती थी। प्लेयर्स जाते थे, सरायों में रुकते थे, होटल नहीं मिलते थे, खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता था, जितना दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, जिस चीज की एप्रिसिएशन करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। ये जो लोग खड़े हुए हैं इनको कैसे कुचला जा सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, उन प्रयासों में वो लग गए। 2001 के अंदर टेक ओवर करना एसोसिएशन को, 2-3-4 साल की जर्नी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिला, जो फैसिलिटीज क्रिकेटर्स को दी गई, उसका परिणाम था कि 2006 के अंदर हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में रणजी प्लेट ग्रुप का चैंपियन बन गया। कंगना रनौत को काफी सपोर्ट किया। कंट्रोवर्सी उनको पसंद है, उनको पीछे से फोर्स किया जाता है या सपोर्ट किया जाता है, ये बोला जाता है कि आप कुछ नई कंट्रोवर्सी पैदा करो। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके साथ विवाद चलते हैं, नहीं चाहते हुए भी खड़े हो जाते हैं। उनके शब्द जो हैं, शब्दों का चयन में कहीं चूक हो सकती है, भावना में चूक नहीं। यहाँ पे एक मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के भीतर वो व्यक्ति जो पब्लिक डोमेन में खड़े होकर के आप बोल रहे हैं कि कंगना रनौत के मेकअप हटा दो, तो उसमें देखने लायक कुछ नहीं होता। एचपीसीए काफी विवादों में रहता है। वो रीजन क्या है? वो एक पॉलिटिकल अप्रोच को थोड़ा हाईलाइट करना होता है या सच में ही कुछ एचपीसीए के ऊपर वर्कआउट करना होता है? आज तक कोई भी परिवर्तन जो आया है उसमें विवाद जो है वो ना जुड़े हों, चाहे वो आजादी की लड़ाई से शुरू हो जाइए, 1857 की लड़ाई से शुरू हो जाइए, तो सहज किसी ने भी स्वीकार नहीं किया किसी भी चीज को। तो वो विवाद और राजनीति ये साथ साथ में चलती है। बड़े हृदय की बात करना और बड़े हृदय दिखाना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। स्वागत है आप सभी का द ट्रू टॉक्स अनफिल्टर्ड में, एक ऐसा चैनल जहाँ पे सारी बातें बिना फिल्टर के की जाती हैं। सिर्फ यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, यहाँ पे कहानियों के पीछे का तथ्य उनको महसूस किया जाता है। आज का पॉडकास्ट, आज का एपिसोड हमारा एक ऐसे टॉपिक को लेके है। ये क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड आज हम एक एपिसोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कुछ ऐसी अनकही कहानियाँ जो कि आपको नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती हैं। सो टुडे वी हैव आवर गेस्ट ऑफ द डे, मिस्टर संजय शर्मा। ही इज द फॉर्मर स्पोक्सपर्सन फॉर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। We'll connect with him, we'll discuss in details about the conversations about politics, about cricket, about his journey from scratch. उनका बचपन किस तरह का रहा, वो किस तरह से अपनी चीज़ों में, जो भी उनका बैकग्राउंड, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को अचीव किया, whatever he has achieved in his life. So let's welcome Mr. Sanjay Sharma ji. Hello sir. नमस्कार। So sir, first we want to understand जो आपने आज तक, आप अभी तक का जो आपका सफ़र है, फ्रॉम योर बिगिनिंग, बचपन से लेके आपका इनिशियल डेज कैसे रहे, आपका बैकग्राउंड, और किस तरह से आपने इस अपनी जो सफलता जहाँ पे आप अभी पहुँचे हैं उसको, उससे रिलेटेड आपका किस तरह का सर एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी में। सो कैन यू प्लीज़ लेट अस नो। निश्चित तौर पे जिस तरह से हिमाचल का रहता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ, लेकिन कुछ भाग्यशाली भी रहा हूँ क्योंकि परिवार में 3 भाइयों में सबसे छोटा था। तो निश्चित तौर पे जो लाड प्यार जो परिवार में एक सबसे छोटे बच्चे को मिलता है, तो उस तरह की कोई कमी जीवन में नहीं रही। तो निश्चित तौर पे माता पिता का तो आशीर्वाद बच्चों के ऊपर बराबर का रहता है, लेकिन छोटा होने के नाते 2 भाई, क्योंकि एक बड़े भाई का एज डिफरेंस ही लगभग 13 वर्ष से ज़्यादा का, दूसरे भाई का भी लगभग 6 वर्ष से ज़्यादा का एज गैप था। तो निश्चित तौर पे एक भाई को फादरली उसमें भी देखते थे, दूसरे भाई के साथ दोस्ती के उसमें भी थे, लेकिन बड़प्पन भी था। तो एक छोटे होने के नाते आपकी हर जिद भी पूरी होती थी और आपको लाड प्यार भी पूरा मिलता था। तो उसमें सभी मिलाकर के, कुल मिलाकर के जो है वो जीवन में एक संतुष्ट बचपन जो रहता है वो मेरा रहा है, जैसा कि एक सामान्य बच्चे का रहता है उसी तरह से जो है वो अच्छी, उसमें जो है अच्छी परवरिश में पालन पोषण हुआ। हाँ, बीच में संघर्ष भी बीच में आते हैं जीवन में। निश्चित तौर पे हिमाचल जैसी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ पे संघर्ष और जीवन
ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो कुल मिला करके जो है वो कभी ऐसा शिकायत नहीं हुई कि बचपन ऐसा होना चाहिए था या बचपन में ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। वो सारी चीज़ों को कुल मिला करके जो है वो संतुष्टि रही है। सर तो बेसिकली जैसे आप पॉलिटिक्स में भी आप रहे, आप आज HPCA के मेंबर भी हैं, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के, तो आपका ये फैमिली बैकग्राउंड ही इससे पॉलिटिशियन से था या आपका क्रिकेट से था, या आपका ये खुद की जर्नी है, एक पॉलिटिक्स लाइफ आपकी खुद की जर्नी है, या आपकी HPCA के साथ जुड़ना खुद की जर्नी है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड ही वैसा है स्टार्टिंग से? नहीं, देखिए, जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, ये आप कह सकते हैं कि हमारे उसमें जो है राजनीति कह लीजिए, समाज सेवा कह लीजिए। मेरे पिताजी जब 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद प्रतिबंध लगा, तो मेरे पिताजी जो है वो उस समय जो है वो गिरफ्तार हुए थे। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, तो उस समय उनको जेल जाना पड़ा। तो उनमें वो भावना थी जो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच जो रहती है, और निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हो तो उसमें अपेक्षा बाकियों के वो कुछ ज़्यादा होती है। तो उस समय में उनके जेल में जाना और जेल में जाने के बाद आकर के अपना जीवन जो है वो पुनः शुरू करना, तो उसमें भी फिर उसके बाद जो है जब वो हिमाचल प्रदेश सरकार में जो है वो उन्होंने अपनी सर्विस ज्वाइन करी, तो उसमें भी क्योंकि कर्मचारियों की आवाज़ उठाना, हिमाचल प्रदेश जब नया नया बना था तो हिमाचल प्रदेश की कर्मचारियों के, सामान्य लोगों के कई मुद्दे, कई उनकी अपेक्षाएं थी। तो कर्मचारियों के संघर्ष के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो उसमें वो कर्मचारी संघर्ष के साथ जुड़े रहे। तो जो कर्मचारी की राजनीति थी, कर्मचारी का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाया जा सके, उसके लिए वो काम करते थे। तो निश्चित तौर पे ये आपको जो है वो विरासत में मिलता है। तो जैसे पिता वैसे पुत्र जो है वो होते हैं। तो उसी तरह से ये हमारे, आप कह सकते हैं कि खून में था। खून में थी, राजनीति आपके खून में थी, एंड साथ में जनता की सेवा करना आपके खून में थी। खून में। क्या बात है सर, प्राउड मोमेंट। सर, ये स्पोर्ट विच इज़ क्रिकेट, इसके साथ आपका किस तरह से आपने ज्वाइन किया? इस क्रिकेट के साथ आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई, या इस स्पोर्ट के साथ आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई? वर यू वर अ प्लेयर बाय योरसेल्फ और? नहीं, देखिए, बड़ी बेबाकी से मैं बताना चाहूँगा कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट जितना स्कूल और कॉलेज के भीतर खेलते हैं उतना क्रिकेट तो खेला है, लेकिन मेरा जो पैशन और मेरा जो गेम, स्कूल में तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जो नहीं खेली है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे खो खो है, क्योंकि क्रिकेट उस समय इतना प्रचलित नहीं था स्कूलों के भीतर, और सामान्य लोगों को इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती थी। लेकिन वो मेरा पैशन था। लेकिन क्रिकेट के साथ जितना कॉलेज में खेल सकते हैं वो क्रिकेट खेलते थे। लेकिन ऑफिशियली मैं कोई रणजी प्लेयर रहा हूँ या ऐसी कोई वो खेली है तो ऐसी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन इसके साथ जुड़ाव जो है ये भी आप एक संयोग कह सकते हैं कि जब 2000 के भीतर जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर बने, तो उसमें कुल मिलाकर के उस समय जो है वो ये भी साथ में आया कि हिमाचल प्रदेश का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का है वो नहीं है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो स्पोर्ट्स को आप आगे कैसे क्रिकेट को बढ़ा सकते हैं। तो अनुराग ठाकुर क्योंकि पंजाब से खेलते रहे थे, अंडर 19 नेशनल भी वो खेले, तो उनका एक विजन था कि हम हिमाचल की क्रिकेट के स्तर को कैसे ऊपर लेकर के जाएं। और उन्होंने जब इसके अध्यक्ष बने तो ऐसा हुआ कई स्थानों का, चाहे शिमला का अनाडेल ग्राउंड है, चाहे कुछ की, एक कम से कम सबसे पहली प्राथमिकता खेल के भीतर यही है कि आपके पास कम से कम मैदान तो हो अपना, जिसके ऊपर आप अपने खिलाड़ियों को खेलने के इक्विपमेंट, खेलने की अन्य सुविधाएं दे सकें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैदान का होना बहुत आवश्यक था, जहां पे आपकी प्रैक्टिस चल सके, आपको एक लग सके कि आप वहां पे बैठ करके अपनी क्रिकेट को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं। और उसी के लिए उन्होंने जो है वो काम करना शुरू किया। और अल्टीमेटली सारा, चाहे शिमला चाहे बाकी जगह देखने के बाद धर्मशाला का ये जो स्थान है ये फाइनल हुआ।
और उस समय उन्होंने मुझे साथ जुड़ने का जो है वो ऑफ़र दिया। और उसके बाद जो है वो लगातार, क्योंकि इस क्रिकेट संघ के भीतर जिसको आप एक स्थानीय स्तर पे कह सकते हैं, कुछ स्थानीय स्तर पे मैं ही संबंध रखता था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डे टू डे बेसिस पे मुझे ही देखनी पड़ी। तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ मैं जो है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा। और उसी का परिणाम है, उनका जो विज़न था क्रिकेट के लिए, उसके साथ उनकी जो साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जो जुड़ी, उसका एक हिस्सा होना, और उसमें आप मान करके चलें कि अपना 100% देना, तो उसमें वो दिया। और इसीलिए जो है वो आज जो कुछ भी आज देखते हैं क्रिकेट के नाम के ऊपर हिमाचल में, वो उन्हीं का विज़न है और उनके साथ जुड़ करके आज हमने इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है। तो सर काफ़ी नोटिस किया जाता है HPCA काफ़ी विवादों में रहता है, काफ़ी विवादों में रहता है। तो वो मोस्टली वो रीज़न क्या है, वो एक पॉलिटिकल अप्रोच को थोड़ा हाईलाइट करना होता है, बिकॉज HPCA काफ़ी बड़ी, नो डाउट हिमाचल का काफ़ी बड़ा ये है, तो उसको वो पॉलिटिक्स अप्रोच को हाईलाइट करना होता है, या सच में ही कुछ HPCA के ऊपर वर्कआउट करना होता है, उस चीज़ के लिए उनको वो काफ़ी विवादों में रहता है? नहीं, पॉलिटिक्स देखिए, आज तक कोई भी परिवर्तन जो आया है उसमें विवाद जो है वो ना जुड़े हों, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई से शुरू हो जाइए, 1857 की लड़ाई से शुरू हो जाइए, तो सहज किसी ने भी स्वीकार नहीं किया किसी भी चीज़ को। वो चाहे उस समय की, चाहे मंगल पांडे का इतिहास देख लीजिए, तो हमारे ही समाज ने अगर कुछ युवा साथ में थे तो उसके साथ साथ उनको सहज स्वीकारता नहीं मिली, तो उस समय लगता है। और वही चीज़ यहाँ पे तो स्वाभाविक था कि अनुराग ठाकुर जब सन 2000 में क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, तो उनके पिताजी आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और सबने एक साधारण सी सोच होती है कि एक पिता ने अपने पुत्र को जो है वो अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है कि वो पंजाब के लिए क्रिकेट खेल, क्योंकि उनका व्यवसाय पंजाब में था, उनकी पढ़ाई, उनका रहन सहन वहाँ पे हुआ, लेकिन उनका मूल तो हिमाचल प्रदेश का था, हमीरपुर से था। तो निश्चित तौर पे जब प्रोफेसर धूमल भी राजनीति से में आने से पहले पंजाब में कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, पढ़ाते थे वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे LIC में भी अपना जीवन का काम किया है, तो वो भी पंजाब में रहे, लेकिन उससे हिमाचल साथ नहीं खत्म होता है। हिमाचल आखिरकार जहां आपका मूल है, मूल आपके साथ चलता है। तो उस समय लोगों को लगा कि एक पिता ने अपने पुत्र को बना दिया, लेकिन उनकी उपलब्धि जो क्रिकेट के भीतर थी, और दूसरी चीज यह है कि बनाना और चलाना दोनों, उसको आगे, ये अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोगों को कुछ चीजें विरासत में भी मिलती हैं, लेकिन वो उनको संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन आपको, अगर आप अध्यक्ष बने, तो उसके बाद जो है, अगर पिछले 25 वर्षों का संघर्ष अगर आप देखें, तो ये जो इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हुआ, इसके भीतर जो है इतने बड़े संघर्ष के बावजूद लोग टूट जाते हैं, रुक जाते हैं, रुकावटें आती हैं। और निश्चित तौर पे क्योंकि प्रेम कुमार धूमल जी के सुपुत्र थे, तो विवादों का साथ में चलना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी भी कंटिन्यूटी के साथ सरकारें नहीं चली हैं, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। तो जब, और ये क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें हम चलेंगे, लेकिन साथ के साथ ये भी था कि अब विवाद कहाँ से शुरू हुआ। विवाद तो तब शुरू हुआ जब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की पॉपुलैरिटी अपने टॉप पे जाने लगी, और विशेषकर जब 2005 में यहाँ पे बोर्ड प्रेसिडेंट 11 और पाकिस्तान की टीम बहुत सालों के बाद भारत में आई थी, तो उसका आते ही उसका इस्तकबाल, स्वागत करने का मौका जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को मिला। और बोर्ड प्रेसिडेंट 11 और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच जो है वो 2005 के मार्च महीने के शुरू में वो यहाँ पे आया, तो वो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम हाफ डन स्टेडियम के अंदर भी लोगों में जज्बा कि जो अंदर हैं वो तो आनंद ले रहे थे, जो बाहर हैं वो उससे दोगुना ज्यादा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए तो वो एक उत्सव, एक त्योहार से कम नहीं था। तो वो चीज कहीं ना कहीं उस समय, क्योंकि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की थी और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनको इस पॉपुलैरिटी को पचाना कोई आसान नहीं था, क्योंकि
बड़े हृदय की बात करना और बड़े हृदय दिखाना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं वो दिखा नहीं पाए, जिस चीज की एप्रिसिएशन करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने लिए एक चैलेंज लेकर के कि ये जो लोग खड़े हुए हैं इनको कैसे कुचला जाया जा सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, उन प्रयासों में वो लग गए। तो वो विवाद और राजनीति ये साथ साथ में चलती रही। तो आज के टाइम पे जैसे आपने नाम लिया अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी मोस्टली जितना आईसीसी में या बीसीसीआई में फोकस करते हैं, आपको लगता है अनुराग ठाकुर जी उतना ही टाइम एचपीसीए को दे पाते हैं या उतना ही फोकस उस चीज में कर पाते हैं? नहीं, देखिए, जहां तक नेचुरली अगर आज भी मैं कह सकता हूं, उनकी पीठ के पीछे बात कर रहा हूं, अगर उनको आज भी अगर राजनीति और क्रिकेट के बीच दोनों में से कोई एक चीज चुनने का मौका दिया जाए तो वो क्रिकेट को प्राथमिकता देंगे, वो उनका पैशन है। लेकिन क्योंकि राजनीति में चले गए हैं और राजनीति में भी जिस स्तर को उन्होंने छुआ है, एक छोटी उम्र के पड़ाव में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता। तो निश्चित तौर पे जब आप ऐसे मुकाम पे खड़े हो जाते हो तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है, और जब परफॉर्म करना पड़ता है तो आपको समय देना पड़ता है। और आज की राजनीति जो है वो पार्ट टाइम राजनीति नहीं है। आज की राजनीति जो है, आपके पास समय ही कम है। आप कहें कि कुछ समय लगा देंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास जितना समय है वो समय ही कम है, और उसमें आप जिस स्तर पे हो उस स्तर को भी बराबर रखना। और हिमाचल प्रदेश जैसी स्थान से जहां पे लोग इतने डिमांडिंग है, जहां पे मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों से लेकर के सांसद तक लोगों की अपेक्षा होती है कि उनके घर द्वार तक पहुंचे, तो उनकी आकांक्षाओं के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर खड़ा उतरना, वहां पे भी परफॉर्म करना, तो निश्चित तौर पे आप इतना समय नहीं दे पाते। लेकिन आज भी क्रिकेट जिस स्तर पे जा रही है, क्रिकेट का चाहे प्रशासनिक तौर पे है एचपीसीए का, तो वो एज ए मेंटर और एक जो उन्होंने एक लकीर खींची है इसको कि कहाँ तक ले जाना है, निश्चित तौर पे वो एक जो है वो मार्क है क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, और उसी के ऊपर काम मिल करके करते हैं सब। सो संजय सर, जैसे कि आपने अभी अपनी डिस्कशन में ये बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में, दो सर एज अ लेमन, एज एन इंडिविजुअल, अगर हम आउट ऑफ द देखते हैं, अगर बाहर की दुनिया को देखते हैं, वी सी कि पंजाब से प्लेयर्स आते हैं जो इंडिया खेलते हैं, जो आईपीएल खेलते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। अदर स्टेट्स आर ऑल्सो देयर सर, जहाँ पे कोई ना कोई प्लेयर आपका इंडिया टीम में दिखता है आपको। व्हाट डू यू थिंक कि हिमाचल में वाई द नेम्स आर लेस और वेरी लेस, कि वो लोग आ ही नहीं पाते? एज पर यू तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है, हमने टैलेंट पूल किया है, बट वो फिर इज देयर इशू विद देयर स्किल? क्या आपको क्या लगता है कि ये स्किल वाइज इशू है कि हमारी स्टेट के लोग नहीं पहुंच पाते हैं उस लेवल तक? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जो है या एक क्रिकेट एसोसिएशन है, तो जिस विजन के साथ चले थे कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है खेल के लिए, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज। कोई टाइम ऐसा भी था कि जब यहाँ की टीम्स, रणजी टीम्स, एक औपचारिकता के लिए पार्टिसिपेट करती थी, जाते थे प्लेयर्स, जाते थे, सरायों में रुकते थे, होटल नहीं मिलते थे, रुकने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती थी, खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता था। तो कुछ लोग थे जिनका कि एसोसिएशन तो चलानी है लेकिन क्रिकेट नहीं चलानी, शायद ऐसा, या फिर नहीं समझ रही होगी, हो सकता है उन्होंने भी अपनी तरफ से बेहतर देने का प्रयास किया हो। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन जितना दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। लेकिन 2000, आप एक दूसरी तरफ अगर इस जर्नी को देखें तो 2001 के अंदर टेक ओवर करना एसोसिएशन को, और वो भी केवल मात्र 16 लाख रुपए का आपका एसेट एंड लायबिलिटीज जिस एसोसिएशन की रही हों, तो आप खुद मान करके चलिए कि वहां का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का था। लेकिन 2006 में तब रणजी के दो ग्रुप होते थे, एलीट ग्रुप और प्लेट ग्रुप। जो सबसे सुपीरियर टीम्स होती थी वो एलीट ग्रुप में खेलती थी, बाकी प्लेट। तो प्लेट ग्रुप के अंदर भी सबसे बड़ी चीज होती थी कि पहले तो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे,
लेकिन 2-3-4 साल की जर्नी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिला, जो फैसिलिटीज क्रिकेटर्स को दी गई, उसका परिणाम था कि 2006 के अंदर हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में रणजी प्लेट ग्रुप का चैंपियन बन गया। जबकि कोई 20-20, 25-25 साल से चली हुई बड़ी बड़ी एसोसिएशन जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, जहां जिस एसोसिएशन को चलाने वाले लोग भी जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाए। तो हिमाचल जैसी जगह से उठ करके वहां तक, उस स्तर तक पहुंचना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन वही चीज है कि आप भी जो आपने प्रश्न किया है कि कुछ लोग, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना और दूसरी चीज अच्छा टैलेंट आए, उसके लिए आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस हों, वहां पे आप इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस में हर किसी को परफॉर्म करने का मौका दिया जाए, फेयर सिलेक्शन हो। तो उसके आगे जब वो स्टेट की टीम में आ जाता है, किसी भी एज ग्रुप में आता है, उसको परफॉर्म खुद करना है। क्रिकेट जो है वो किसी के भीतर इंजेक्ट नहीं की जा सकती, आप बेहतर कोच दे सकते हो। पुराना टाइम था कि आपको अपनी इंजरी से भी खुद ही जूझना पड़ता था, आज तो हर चीज है। आज आपके पास आपका एक्शन कैसा है, आपको आपकी कोई इंजरी ना हो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वर्ल्ड क्लास के फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप एक्शन कैसा है, उसमें क्या करेक्शन लाई जा सकती है, उसके लिए जो है वो वीडियो एनालिस्ट हैं। जहां आप मैच भी खेल रहे हैं, ऑफ मैच डे में भी, प्रैक्टिस डेज में भी आपका बैटिंग स्टांस क्या है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बॉलिंग का आप में क्या जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसके ऊपर जो है वो सारा काम करने के लिए लोग हैं। लेकिन फिर वही चीज है कि क्रिकेट एसोसिएशन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको फैसिलिटीज दे सकती है। अब आप जब 2008 के बाद जो है वो विमेन क्रिकेट को बीसीसीआई ने अडॉप्ट साथ में किया, तो आप ये देखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 3-4 प्लेयर जो है, चाहे वो सुषमा वर्मा है, चाहे रेणुका है, ये हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट से उठ करके इंटरनेशनल मुकाम तक पहुंचना, ये भी वहीं का वो है। तो ये उनकी झील थी। संघर्ष जो है वो साथ के साथ खिलाड़ी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, जो परफॉर्म उसको करना है, वो उसको ही करना पड़ेगा। इंटर स्टेट मैचेस, ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो है, ज्यादा से ज्यादा कैंप्स मिले, हर एज ग्रुप को मिले, तो वो सारे दिए जाते हैं। अब उन मौकों को जो है वो आपने किस तरह से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जो है वो इंडिया खेलना और दूसरे फॉर्मेट में पहुंचना, ये उनका अपना, उनके भीतर जो है वो उनको जो काम उनके जिम्मे है वो उन्हीं को करना पड़ेगा। जहां तक फैसिलिटीज की पीछे एक चट्टान की तरह एसोसिएशन हर कदम पे साथ रहे, वो मिलता है, साथ मिलता है। जहां आवश्यकता अधिक समझी जाती है वहां अधिक भी किया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो उनकी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पहुंचे। हमारे ऋषि धवन जो है वो इंटरनेशनल उस पे पहुंचे हैं। और आज क्रिकेट देखिए, आज क्रिकेट कहां से, आप ये देखिए कि आज हिंदुस्तान की एक टीम को हटा दीजिए, ए टीम को भी, आज 4-4 टीम्स का बैकअप आपके पास तैयार बैठा है। तो इसलिए जितना चैलेंज क्रिकेट के भीतर है उससे पार पाना वो तो खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे ही करना पड़ेगा। लेकिन उसमें कहीं क्रिकेट एसोसिएशन में कोई राजनीति या क्रिकेट एसोसिएशन में कोई ऐसी कमी की खिलाड़ियों को कमी है और क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी जो है वो ऐश कर रहे हैं, बिल्कुल। जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्लेयर है, क्रिकेट है। तो सर आपने एक वर्ड यूज किया भी, फेयर डिसीजन, तो आपको लगता है कि बीसीसीआई हिमाचल एचपीसीए के साथ फेयर डिसीजन में रहती है? आप देखो कि काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, बट धर्मशाला को, ग्राउंड को हार्डली वंस इन अ ईयर या ट्वाइस इन अ ईयर किसी मैच के लिए चूज किया जाता है ग्राउंड को। तो आपको लगता है बीसीसीआई एचपीसीए के साथ फेयर डिसीजन करती है? नहीं, देखिए ये तो इसमें कोई फेयर डिसीजन है उसकी बात, ये सारा रोटेशन में आता है। कोई टाइम था पूरे हिंदुस्तान में 4-6-8 सेंटर थे, आज 15-20 सेंटर हैं, उससे भी ज्यादा हैं रेदर। कई एसोसिएशंस हैं जिनको मैच मिलते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं, वर्ल्ड कप के मैचेस आए, 5 मैचेस मिले। 2015 में जब यहाँ पे उस टाइम भी वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप का हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच जो है वो, बेशक उस समय कुछ विवाद हुए और उस मैच को यहाँ से कैलकाटा शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन मैच मिले। तो ऐसा नहीं है कि मैचेस नहीं मिलते हैं, रोटेशन में
उसके बाद भी वर्ल्ड कप के कई मैचेस यहाँ पे हुए, उस टाइम मोहाली में जो है वो मैचेस नहीं हुए। तो ऐसा वो नहीं है, वहां पे सबको बराबर के उस पे जो है वो देखा जाता है। रेदर जब से बीसीसीआई के अंदर जो है वो अनुराग ठाकुर जी जब बने थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के प्रेसिडेंट बीसीसीआई का सफर उन्होंने किया है, तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का बीसीसीआई के अंदर एक रुतबा है। एक शान की नजर से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई में देखा जाता है। और आज ये भी हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री की कोई भी टीम अगर इंडिया आना चाहती है तो हर प्लेयर का एक मौका होता है कि उनको ये लगता है कि शायद उनका कोई मैच धर्मशाला में हो, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती के हर कोई कायल हैं। बड़े शहरों से ऊब जाते हैं लोग, जितनी रिस्ट्रिक्शंस वहां होती हैं उन पे प्लेयर्स, उनको लगता है कि थोड़ा सा आज़ादी में रहें। यहाँ ऐसे भी हैं कि होटल्स के अंदर जाने के लिए लोग कई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं, इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर्स हैं जो सुरक्षा और अपनी टीम बसेस को छोड़ करके वो पैदल जाना प्रेफर करते हैं। तो ये एक यहाँ की खूबसूरती है। और जहाँ तक आपने कहा है कि बीसीसीआई के साथ कोई हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कोई भेदभाव की नीति ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। सर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, अभी रिसेंट आईपीएल एक होस्ट किया धर्मशाला स्टेडियम में ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जब वो स्टार्टिंग की फेज में था। इन बिटवीन स्टेडियम वाज फुली पैक्ड, एवरीथिंग वाज देयर। इन बिटवीन मैच को रोका गया। सर उस सिचुएशन को, आई एम श्योर यू बीन अ पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में बहुत सा बुलिंग हुई एचपीसीए के बारे में। लोगों ने काफ़ी चीज़ें मतलब जो वहाँ पे एज अ टूरिस्ट आए हैं या एज अ व्यूअर्स आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टांस लिया इस इवेंट को लेके। सो डू यू वांट टू क्लैरिफाई दैट सिचुएशन कि व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड? नहीं, देखिए जहां तक बुलिंग की बात है या कुछ ऐसा, आज आप देखते हैं कि आज का दौर जो है वो एक नए मीडिया का दौर है। आज हर आदमी के पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म है। जो लोग किसी मंच के ऊपर जाकर के नहीं बोल सकते या नहीं लिख सकते या उनके पास शब्द नहीं है, आज जिसके पास भी शब्द हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हर किसी के पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक साधन मिल गया है। तो जो देख रहे हैं वो तारीफ लिख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो कुछ भी लिख देंगे, उसको आप नहीं रोक सकते। वो एक ऐसी सिचुएशन थी जब ऑपरेशन सिंदूर का, जब हमने टेररिस्ट अटैक ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान के हिंदुस्तान के भारत की सेना ने अटैक किया था, तो निश्चित तौर पे बॉर्डर्स के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर उसके ऊपर एक शेलिंग भी और सारी चीजें हो रही थी। ड्रोन्स के साथ जो है वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई हिस्सों के ऊपर हमले करने का प्रयास किया और हम भी शशोपेश पे थे। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उन मैचेस के लिए फैसिलिटेटर, क्योंकि वो मैच जो था वो मैच पंजाब किंग्स का जो है वो होस्ट फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स थी। तो फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल उन्होंने ले ली थी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को बताया गया था कि आपने अल्टीमेटली क्या है, या तो भारत सरकार उसके ऊपर कोई निर्णय लेती या हिमाचल प्रदेश सरकार लेती। तो उसको कराना है नहीं कराना है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार को भी, प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी ये सारी सिचुएशन बताई गई थी और वो भी पूरी सिचुएशन से वाकिफ थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वाकिफ थी। लेकिन जब यही हुआ कि मैच होना है, अब मैं स्वयं उस टीम का, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीम, और वहां बैठ करके हमने कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन को हमने कैसे निपटना है, उसका हमने पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करके रखा। और आपने देखा होगा कि जब इनिंग के बीच में मैच, चलते मैच को जब रोका गया और उसकी इवैक्यूएशन जब की गई, एक सिंगल किसी को खरोंच तक नहीं आई। 20-22 हजार की कैपेसिटी में आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ दर्शकों के अलावा जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे अंदर स्टॉल्स लगे हैं, चाहे दूसरे वॉलंटियर्स हैं, चाहे सब मिलाकर के लगभग 25 हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो स्टेडियम के भीतर रहते हैं, उनको इवैक्यूएट करना, प्लेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैच ऑफिशियल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको इवैक्यूएट करके सेफ जगह के ऊपर भेजना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था।
लेकिन उसके लिए पुलिस के साथ मिलकर के एज ए एसोसिएशन हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उससे पहले सारे गेट जो है वो 8 बजे खोल दिए गए थे, कि ऐसा नहीं है कि कोई टिकट चेक किया, ऐसा कि इन एनी सिचुएशन कहीं पे भी जो है वो ऐसी अफरा तफरी नहीं बननी चाहिए कि कोई स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन बने। तो उसको जो है वो बखूबी जो है वो निभाया और उसको खूबसूरती के साथ जो है वो बिना किसी शिकायत के उसको निपटा करके जो है वो, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आती हैं, लाइट नहीं थी, ब्लैकआउट हो गया, तो वो सारी सिचुएशंस के अंदर जो है वो आप निकल करके स्टेडियम को अंधेरे में डाला गया कि कोई ऐसा अटैक, तो ये सारी चीजों को खूबसूरती से निपटाया गया जिससे दर्शक जो है, अगर जिस तरह आपने प्रश्न किया कि लोगों ने वो किया कि क्यों होना है, लेकिन एक ऐसा भी लोग थे जो कोई मुंबई से उठ करके आया है, कोई दिल्ली से उठ करके आया है, कोई कहीं से उठ करके आया है, कोई 10,000 की टिकट लेकर के आया है, कोई 15,000 की टिकट लेकर के आया है, उनके ऊपर क्या बीतती। तो वो सिचुएशन, ऐसे भी बोलने वाले जिनको प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन एक ऐसी भी कैटेगरी गेट के ऊपर आकर के खड़ी हो जाती जो 20,000 लोग जिन्होंने टिकट्स लेकर के पहुंचे हैं, उनकी फीलिंग्स भी थी कि होना चाहिए, बाहर तो कुछ नहीं है। तो उसको खूबसूरती के साथ जो है वो दोनों पहलुओं को जो है वो किसी भी पहलू को नजरअंदाज किए बिना उसको निपटाना, तो उसके ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार सब मिलकर के अच्छे से काम किया, एसोसिएशन ने अच्छे से काम किया, फ्रेंचाइजीज ने अच्छे से काम किया। उसके बाद सबसे बड़ी, क्योंकि एयर फ्लाइट्स बंद हो गई थी, टीम्स को आगे मूव करना था, और हर टीम्स में चाहे वो यहाँ की टीम थी, चाहे मुंबई की टीम हो, मुंबई तो आने वाली थी, अभी पहुंचे ही नहीं थे, तो राजस्थान की टीम थी, ये सारी टीम्स को, दिल्ली की, इनको वहां पे पहुंचाना। तो उसके लिए भारत सरकार से बात हुई, रेल मंत्रालय ने जो है वो स्पेशल ट्रेन जो है वो जालंधर से दिल्ली तक के लिए करके दी, तो उनको पहुंचाना, उनको सेफ्टी के साथ पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको भी पूरा किया। तो ये सारी सिचुएशंस को ये ऐसे लगता है, लेकिन जितना जो उस चीज को भीतर करवा रहा है वो उसको पता होता है कि कितने बड़े चैलेंजेस हैं और उनसे कैसे पार पाना है। तो ये एक टफ, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, और उसका लोगों को कई बार नहीं पता होता कि किस सिचुएशन से निकले हैं। तो वो बहुत बड़ा एक मुश्किल टाइम था, लेकिन आसानी से निपट गया। सर वापस आते हैं एक बार आपके पॉलिटिक्स करियर में। आपने बताया कि जैसे आपकी फैमिली, तो आपके फादर के बाद जैसे आपकी ब्रदर भी पॉलिटिक्स में थे या है अभी भी, तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे कि उनका क्या कैसे बैकग्राउंड रहा, उनकी जर्नी कैसे रही, आप लोगों ने अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली ने एक पॉलिटिकल करियर को कैसे आगे लेके जा रहे हो या लेके गए अभी तक? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अपने पिताजी के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से वो एम्प्लॉई पॉलिटिक्स के अंदर रहे, और पूरे प्रदेश स्तर का जो है उन्होंने कई एजिटेशंस में पार्टिसिपेट किया, कई बार जेल जाना भी हुआ। और सबसे बड़ी सिचुएशन आई 1975 में, जब हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी ने उस समय इमरजेंसी, आपातकाल देश में लगाया। तो उस समय जितने भी लगभग, चाहे उस टाइम में, क्योंकि जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी तो थी नहीं, तो जनसंघ से संबंधित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित जितने लोग थे, जो एक्टिव लोग थे, उनको जेलों में डाल दिया। तो उस समय मेरे से जो सबसे बड़े भाई हैं, उनकी उम्र रही होगी 17 साल, 17 साल के करीब थे, और एनडीए भी उन्होंने उस समय, क्योंकि सेकेंडरी के बाद एनडीए हो जाता था, तो उसे एनडीए क्लियर किया था, लेकिन संघ के स्वयंसेवक थे, और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की जो कॉल थी, और एबीवीपी के अंदर वो रह कर के काम करते थे, कॉलेज के अंदर वो एक्टिविस्ट थे। तो जब पूरे देश में जितने भी एबीवीपी, आरएसएस से रिलेटेड जितने लोग थे, उनको जब या एजिटेशंस कर रहे थे इंदिरा गांधी के डिसीजन के अगेंस्ट, तो उनमें वो भी शामिल थे। तो 17 साल की उम्र में जब एनडीए भी आदमी ने क्लियर कर लिया हो, लेकिन सत्याग्रह किया और वो जेल में चले गए। अलग अलग केसेस के अंदर जो है वो लगभग 18 महीने
जेल में रहना और आपका कैरियर जो है वो चौपट हो जाता है कि आपके पास ऑप्शन रहती है कि या तो आप फौज में चले जाओ, आपका सिलेक्शन हुआ है एज ऑफिसर, आप ज्वाइन करोगे, ट्रेनिंग के लिए जाओगे। तो दोनों चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया और उन्होंने कंट्री को जो है वो प्राथमिकता दी। प्रायोरिटी जो थी वो कंट्री वो रखी कि इस टाइम मुझे यहाँ पे काम करना है। तो निश्चित, और वो सिचुएशन जो है, जैसे मैंने कहा कि मैं घर में सबसे छोटा था और ये सारी, क्योंकि सबसे पहले वो अरेस्ट हुए तो धर्मशाला की जेल में गए, तो उस समय हमारी भी सिचुएशन ऐसी थी कि पड़ोस के बच्चे तक हमारे साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये तो आरएसएस से रिलेटेड संबंधित लोग हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, इनके साथ खेलेंगे तो सरकार को पता लगेगा, हमारे ऊपर केसेस ना पड़ जाएं। तो ऐसी ये सारी सिचुएशंस, आप अंदाज़ा लगाइए कि 5-6 साल का बच्चा एक हो और अपने बड़े भाई को मिलने के लिए और देखने के लिए जब जेल में जाना है और क्यों अंदर हुए हैं। और वो भी एक दौर था कि चाहे हमें टॉफ़ी दे करके ही जो है वो सीआईडी के लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन की घरों में कौन आता है, कौन मिलता है, आपके पिताजी के साथ कौन मिलता है, कौन आता है, कहाँ जाते हैं, ये सारी सिचुएशन आई थी जीवन में। तो आप हमें भी टारगेट किया जाता था, इस तरह से पूछा जाता था। और जब विशेष करके एक आपके अंदर एक क्रांति का बीज वहीं से खड़ा हो जाता है कि आप, और वो प्राउड मोमेंट भी होते हैं कि आपके घर का कोई व्यक्ति एक कंट्री के नोबल कॉज के लिए जो है, और एक कंट्री के अंदर किसी ने डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए कोई जेल में गया है, तो वो एक प्राउड मूवमेंट भी होते हैं और आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा करते हैं। तो निश्चित तौर पे ब्लड के साथ साथ जो है वो उस जज्बे ने भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं कुछ करने का, ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर जज्बा है और वो चीज़ पूरी हो, लेकिन उसमें आपके अंदर वो भावना आती है। तो वो निश्चित तौर पे वो परिवार में पिता से मिली, भाई से मिली, सिचुएशनल मिली, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है वो आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसके बाद जो है वो निश्चित तौर पे जब भाई थे, जब 18 महीने के बाद छूटे, कॉलेज नहीं थे, चुनाव लड़ने की उम्रें नहीं थी, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ के, बहुत सारे जो उन्हीं की उम्र के थे, तो पूरे हिमाचल के थे, तो बहुत लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया और परिवारों ने, जैसा मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँगा, हिमाचल प्रदेश के बहुत से ऐसे परिवार होंगे, उनके बच्चे होंगे, मेरी उम्र के उस समय जो रहे होंगे, उन्होंने भी अपने अपने परिवारों में ऐसी सिचुएशंस देखी, तो उन चीज़ों ने आपको आगे बढ़ने का जो है वो जज्बा दिया। और उसी के कारण जो है वो स्कूल ख़त्म होते ही जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं, तो कॉलेज के अंदर निश्चित तौर पे अगर आप संघ की बैकग्राउंड से और विद्यार्थी परिषद के परिवार में रहे हो, तो आपके पास इधर या उधर देखने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर आप में लीड करने की क्षमता आप रखते हो तो अपने ही संगठन को करेंगे। और विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रदेश के अच्छे एक्टिविस्ट में से मैं खुद को कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदारी जो है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते दी जाती थी, उसको बखूबी निभाना और स्टूडेंट्स की आवाज़ को डिफरेंट, उस पर स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर के स्ट्रगल करना, एजिटेशंस करनी, वो एक लाइफ का एक पार्ट वो बन गया। आज की यंगस्टर जो मोस्टली बीसीसीआई को इतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हो, क्योंकि आईपीएल में इतना फाइनेंशियल पैसा चाह रहा है उनको। तो आपको क्या लगता है कि आजकल की यंगस्टर जो है वो ज़्यादा आईपीएल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या बीसीसीआई आईसीसी में खेलना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आईसीसी तो बहुत दूर का सपना है। सबसे पहले किसी को भी चाहे उसको खेलना है, चाहे आईपीएल खेलने हैं, चाहे बीसीसीआई के किसी फॉर्मेट में, तो उसको स्टेट एसोसिएशन का पार्ट कहीं ना कहीं उसको बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने मैचेस जो हैं, जो प्रैक्टिस आपको अपनी स्टेट एसोसिएशन दे सकती है, चाहे वो क्लब लेवल के टूर्नामेंट करवाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट करवाते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो आईपीएल तक पहुंचने के लिए भी आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म करने की ज़रूरत आपको रहेगी ही रहेगी।
क्योंकि आईपीएल के बाद आईपीएल के अंदर भी आपकी सिलेक्शन, आपको फ्रेंचाइजी जब उठाते हैं तो आपका स्कोर कार्ड जो है वो वही देखा जाता है कि आपने अंडर 19 से लेकर के चाहे अंडर 14 है अब तो, क्योंकि जब से मतलब मेरा ये था कि वहां से पहुंच के भी आईपीएल में पहुंच जाते हैं, वहां के बाद वो लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है वो जितना उनको पैसा मिल जाता है उसके बाद वो अपनी लाइफ में मेहनत करना छोड़ देते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। जैसा मैंने काफी क्रिकेटर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा, जो आईपीएल तक अच्छे थे, आईपीएल तक पहुंचे, वहां के बाद उस चकाचौंध में फंस गए, वो फेम, मनी एंड ऑल, एंड देन वहां के बाद उनका करियर वहीं पे रुक गया। देखिए, जो फोकस्ड है वो आप अगर पुरानी क्रिकेट में भी चले जाइए तो चाहे गावस्कर से लेकर के कपिल देव से लेकर के, जो फोकस है खुद को लेकर के, वो लंबा जाएगा ही जाएगा। और जो फोकस नहीं रहेगा वो 2 साल में भी बाहर आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। लेकिन जिसका विजन क्लियर है कि कहां तक जाना है, अचीव कहां तक करना है और परफॉर्म कहां तक करना है, और जो परफॉर्म करना है तो उस अपनी फिटनेस के ऊपर कितना काम करना है, उसके ऊपर अगर काम करते रहेंगे लंबा जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि चाहे वो फ्रेंचाइजी, अब आईपीएल है तो आईपीएल के जितने फ्रेंचाइजीज हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां रहेंगे, आपको ढोने के लिए वहां भी कोई नहीं है। कोई भी एक सीजन आपको खींच सकता है लेकिन आपको साथ के साथ दौड़ा नहीं सकता। तो दौड़ने के लिए आपको परफॉर्म वहां भी करना पड़ेगा, दौड़ने के लिए यहां भी करना पड़ेगा। यहां का स्कोर कार्ड आपका मजबूत होगा तो वहां पे जगह होगी। अगर यहां का स्कोर कार्ड आपका ढीला है तो आप ऑक्शन में बैठ जाइए, आप ऑक्शन में आप अपना नाम दे दीजिए, कोई भी फ्रेंचाइजी आपको नहीं उठाएगा। तो इसलिए आपकी जो जर्नी का स्टार्ट है वो आपकी होस्ट एसोसिएशंस हैं, वहां पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, हर फॉर्मेट में करना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में आप हो। सूर्यवंशी है, अगर उसमें हो सकता है कि उसमें एक कोई ईश्वर का आशीर्वाद भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन आज न जाने कहां तक उसका कैरियर जाए। तो आज तो ये भी नहीं है कि कोई 20 साल की उम्र में जाकर के खेलना शुरू करेगा या 25 साल की उम्र में करेगा। आज तो ये एवेन्यूज भी खुल गए कि आप में अगर टैलेंट है तो आप 14 साल की उम्र के जो है तब भी जाकर के कहीं भी पहुंच सकते हो। वापस आपके पॉलिटिकल करियर में आते हैं, आप काफ़ी चर्चाओं में बने रहते हो। मैंने काफ़ी नोटिस किया, आपने कंगना रनौत को काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। अभी आपके सामने वो मंडी के एमपी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो जितनी वो टिप्पणी काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं कंगना जी, आपने उनको सपोर्ट किया, आपको क्या लगता है कि वो कितना सही होते हैं, कितना गलत होते हैं आपके हिसाब से? कि उन्होंने पंजाब का टॉपिक आया तो पंजाब में शुरू कर दी कंट्रोवर्सी, कहीं किसान का टॉपिक आया तो किसान में शुरू कर दी उन्होंने, ये महाराष्ट्र का आया टॉपिक तो महाराष्ट्र में शुरू कर दी। उनको कंट्रोवर्सी उनको पसंद है, उनको ये चीज़ पसंद है करना, या वो मीडिया में बने रहने के लिए वो चीज़ करते हैं, या उनको पीछे से, फॉर एग्जाम्पल उनको पीछे से बीजेपी से उनको ये किया जाता है, फोर्स किया जाता है या सपोर्ट किया जाता है, ये बोला जाता है कि आप कुछ नई कंट्रोवर्सी पैदा करो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंगना रनौत जो है वो कहीं ऐसे उठ करके कंगना रनौत नहीं बन गई। एक संघर्ष के साथ अभिनेत्री यहां से हिमाचल से उठ करके मुंबई तक का सफर करना कोई आसान नहीं था, और वो भी आप कह सकते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की के लिए वहां तक पहुंचना कोई आसान नहीं था। तो वहां तक अगर पहुंची और नाम अगर बनाया है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके साथ विवाद चलते हैं, नहीं चाहते हुए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेबाकी होती है। तो उनका एक बेबाकी उनका स्वभाव है, वो थोड़ा बेबाक। अब राजनीति में भी आई हैं, अगर वो आई है, वो सांसद बनी है, तो उनकी बेबाकी जो है वो उनकी बेबाकी ही उनको इस राजनीति तक भी लेकर के आई है। जहां तक उनके प्रश्न कई बार कि उनके साथ कंट्रोवर्सीज, ऐसा नहीं है। उनके शब्द जो हैं, शब्दों का चयन में कहीं चूक हो सकती है, भावना में चूक नहीं होती। उनकी फीलिंग्स जो है वो कहीं भी गलत नहीं है, चाहे वो किसान के लिए बोले, चाहे वो किसी के लिए। शब्दों का चयन, और राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है कि शब्दों के चयन के ऊपर ही जो है वो सारी बात चलती है। तो उसमें कहीं ना कहीं, अब चाहे वो नशे के लिए अगर बोला है तो उनके शब्दों में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ बोल सकते हैं कि गलत वो हो गया, लेकिन उसके पीछे भावना जो है वो कहीं गलत नहीं होती।
तो वही चाहे महाराष्ट्र का इशू था, चाहे उद्धव ठाकरे के साथ था, तो अगर कोई जाति उनके साथ करेगा तो निश्चित तौर पे अंदर से आदमी की भावनाएं जो है वो निकलेंगी ही। अब आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, आप उनका छोड़ दीजिए, शब्दों का चयन का कई बार बड़े से बड़े व्यक्ति से भी चूक हो जाती है। यहाँ पे एक मंत्री हैं, आपने अभी बाढ़ के पीछे भी उनका सुना होगा, नाम सुना, तो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के भीतर वो व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश की सरकार के भीतर मंत्री है और पब्लिक मीटिंग के अंदर पब्लिक डोमेन में खड़े होकर के आप बोल रहे हैं कि कंगना रनौत के मेकअप हटा दो तो उसमें देखने लायक कुछ नहीं बचता। तो आप बताइए कि क्या ऐसी बात को सुनकर के कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा? उसमें भी अगर आप संयम के साथ उसको रह करके रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी, अदरवाइज एक वरिष्ठ मंत्री, एक कोई छोकरा कोई मंत्री हो, अगर कोई नौजवान मंत्री हो, कोई बोल रहा है तब भी बात मानी जाए। अब एक बुजुर्ग मंत्री अगर ये कहे कि कंगना रनौत का मेकअप हटा करके देखिए तो उसमें देखने लायक कुछ नहीं बचता, क्या देखना चाहते हैं? तो ऐसी चीजों को लेकर के और ऐसे ही प्रश्न जो है, ऐसे ही कंट्रोवर्सी जो है वो उसके खिलाफ महाराष्ट्र में भी खड़ी करने की कोशिश जो है वो उस समय की शिवसेना ने वहां पे करी। उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उन्होंने करी, जवाब दिया, उन्होंने बेबाकी से लड़ी। तो ये तो कई बार तो ऐसा भी लगता है कि हिमाचल जैसी स्टेट की एक लड़की अगर इतना लड़ने की, एक मर्दानी के नाते लड़ना। सर फाइनली आपने हमारे साथ काफ़ी कुछ डिस्कस किया, आपकी पॉलिटिकल करियर, आपकी फैमिली बैकग्राउंड एंड आपका क्रिकेट। मीन्स एक इंसान के अंदर इतना टैलेंट होना, नो डाउट आपकी इतनी लंबी जर्नी, इतना टैलेंट होना, आप इतना ही करके होना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आप अपनी तरफ से कुछ आज की यंग जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कुछ, एंड कुछ अपनी तरफ से आपको लगता है कि नहीं हमारी जनरेशन में, हमारी हिमाचल में, हमारी यंगस्टर में ये कुछ खामियां हैं जो पूरी उनको उसमें वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि एक तो खुद के ऊपर फोकस करना, और मुझे लगता है कि जितनी आवश्यकता आज की तारीख में गूगल से निकल करके गुरु तक पहुंचने की है वो बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज ये है कि मैं तो शिक्षा और विद्या इनको भी दो अलग अलग पहलू से देखता हूं। अंडरस्टूड। ठीक है, शिक्षा के साथ साथ शिक्षा आपके कैरियर निर्माण में तो एक भूमिका निभा सकती है, लेकिन साथ के साथ चरित्र निर्माण, एक आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सोसाइटी, अमंग द स्टेट, अमंग द कंट्री, उसके लिए आपका विद्या के साथ जुड़ना। क्योंकि विद्या जो है वो किताबों के भीतर नहीं मिलती है, शिक्षा मिल सकती है, इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, उसी के आधार के ऊपर नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन आपका कैरेक्टर क्या होगा, उस कैरेक्टर के ऊपर उसको आपने कैसे ढाल करके आपकी कंट्रीब्यूशन, अल्टीमेटली आप इस जीवन के अंदर सिर्फ अपने जीने के लिए नहीं आए हों, सोसाइटी के प्रति भी हर किसी जीवन तो जीने हर कोई पशु और मनुष्य अगर सिर्फ खुद के लिए है तो फिर तो उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए गूगल के साथ गूगल सूचना का तंत्र तो हो सकता है, लेकिन गूगल आपको जीवन की धारा नहीं दिखा सकता। तो जीवन की धारा खोजने के लिए आपको जो है वो खुद के भीतर छलांग लगानी पड़ेगी। इसलिए खुद के भीतर खुद को खोज करके जब आप बाहर निकालोगे तो निश्चित आपका जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो निखार आएगा वो निश्चित तौर पे आपके परिवार से लेकर के, आपकी मोहल्ले से लेकर के, आपके सोसाइटी से लेकर के पूरी कंट्री तक, स्टेट तक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। और आपको भी जो उससे संतुष्टि मिलेगी कि आपने कुछ ना कुछ एक इंसान होने के नाते सोसाइटी के लिए आपने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, उसको खड़ा करने के लिए आपके साथ जो चले लोग हैं अगर आप उनको कुछ दिशा दे पाएं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी के ऊपर आज के नौजवान जो है, आज की जो पीढ़ी जो है, उसको काम करना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, आपने महाराष्ट्र में काफ़ी अभी न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है मराठी लैंग्वेज को लेके। आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि आप अपनी हिमाचल की साइड से एक पूरे इंडिया के लिए एक मैसेज, हिमाचल एक टूरिज्म प्लेस है, काफ़ी फेमस इसमें आता है, आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेस धर्मशाला, वहाँ पे आप बैठे हो, आप अपनी तरफ से पूरे इंडिया के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे अपने टूरिस्ट, आपके पास महाराष्ट्र आता है, आपके पास गुजरात आता है, आपके पास पैन इंडिया से क्राउड आता है,
आपको भी लगता है आप साउथ की तरह या महाराष्ट्र की तरह आप भी उन टूरिस्ट को या उनको बोलना चाहेंगे कि आप हिमाचल में आओगे तो आपको पहाड़ी बोलना पड़ेगी, आप उनको किस तरह उनका वेलकम करना चाहते हैं या करेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहोगे पैन इंडिया के लिए लैंग्वेज में? देखिए, वैसे तो अगर इस मुद्दे के ऊपर अगर चलें तो बहुत विवाद का मुद्दा हो जाता है, लेकिन हिमाचली होने के नाते हिमाचल, आप भी हिमाचल को जानते हैं, हर 10 किलोमीटर के बाद जो है हिमाचल का डायलेक्ट बदल जाता है, हिमाचल की बोली बदल जाती है, हिमाचल का खान पान हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद बदलता है। लेकिन हमने कॉमन जो है वो अपने को एक मान लिया। मैं और आप भी अगर पहली बार मिल रहे हैं तो हम हिंदी में, मुझे ये लगेगा कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो सके, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूं, तो हम हिंदी में बात करते हैं ताकि हमारी दोनों की भावनाओं का सत्कार रहे। आप मंडयाली में बोलूं, मैं कांगड़ी में बोलूं, हम वो विवाद ही पैदा नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये विवाद खड़े होते हैं, कहीं भी भाषाई विवाद खड़े हों, चाहे इसमें सच्चाई कम और राजनीति ज्यादा होती है। कुछ लोगों को जो है वो इन्हीं इश्यूज के ऊपर जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी चलानी होती है, अपनी राजनीतिक दुकान चलानी होती है। और उस लिहाज से मैं बोलूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे हम 2 ही पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी ऐसे विवाद में नहीं पड़ती। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के भीतर कहीं भी ऐसा विवाद पड़ना चाहिए। हम तो कोशिश करेंगे कि अगर साउथ में जाएं, साउथ वाले साउथ की भी सीखें, साउथ वाले हिंदी सीखें, जो जिस भाषा में कंफर्टेबल हो सकता है, किसी के ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हर देश की एक राष्ट्रीय भाषा होती है, उस भाषा का सम्मान होना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीजों से निकल करके बड़े प्रोस्पेक्ट्स में समझने की, सोचने की और राजनीति को भी ले जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जिस तरह से आपने कहा कि यंग क्या है, तो आने वाला युवा जो है, जिसको आपकी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपको नकार देगा। उसमें राजनीतिक दल भूल जाइए कि कौन सा क्या होगा। लेकिन अगर आप ऐसे मुद्दों से समस्याएं हल नहीं होंगी, आप जिन समस्याओं के साथ यूथ आज का जूझ रहा है, आप उसके भीतर एक और लाद रहे हो। और मुझे ये लगता है कि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आपको जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खड़ी करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप ये भाषाई विवादों के ऊपर जाकर के आप अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हो। और मुझे लगता है कि जो वेटरन पॉलिटिशियंस हैं उनको भी आज सोचने का समय आ गया है, और जो यंग जनरेशन है वो भी इसके ऊपर सोचेगी। और अब तो बड़ा सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये मुद्दे आने वाले समय में खुद जो है वो गौण हो जाएंगे। तो हमारे सर कहते हैं कि हिमाचल में आप लोगों का स्वागत है, आप यहाँ पे आइए, हिंदी बोलिए। हमारे हिमाचल टूरिज्म धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, शिमला, यहाँ पे आइए, घूमिए आराम से, आपको लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है, आप इंजॉय करके जाइए। ये थे आज के गेस्ट मिस्टर संजय शर्मा जी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। द ट्रू टॉक्स अनफिल्टर्ड, जहाँ सच्ची कहानियाँ दिल से दिल तक। थैंक यू, धन्यवाद।